हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विरासत एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री। ये आपके किस किस एग्जाम में आने वाला है। जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे वो आपका CUET हो या कोई भी आप कम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, तो उसमें आपका स्टैटिक जीके पूछा जाता है, जो आपकी जनरल नॉलेज उसी का पार्ट है ये। तो इसमें क्या होता है, जो भी महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं उन्हीं को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो हमें बहुत बोरिंग सा लगता है हिस्ट्री। अब इसको ब्रेक कीजिए दो पार्ट में। क्या लिखा हुआ है ये? हाय स्टोरी। ये कुछ और नहीं, हमारी कहानी ही है। और किसकी कहानी है ये? हमारे अतीत की, हमारे पास्ट की। पास्ट में जो मनुष्य के साथ हुआ है उसी की कहानी है। तो एक कहानी के तौर पर हम इसको लेके चलेंगे। अब उसमें कुछ चीजें आपको समझाई जाएंगी और कुछ चीजें रहेंगी जो फैक्ट के बेसिस पे रहेंगी, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, सर इसको याद कैसे करें? जब भी आप स्टार्ट करते हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ना, हिस्ट्री को, खासकर हिस्ट्री को, तो आपके मन में पहला क्वेश्चन क्या आता है? इसमें तो बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं। हमें फैक्ट्स कैसे याद होंगे? हम इसी चीज से बचते हुए आ रहे हैं। पहले हमें क्या देखना है? एक स्टोरी देखनी है, एक कहानी के तौर पर इसको हमें समझना है। उसके बाद धीरे धीरे जब हम इसकी एक बार कहानी समझ लेंगे, तो उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे इसमें जो जो फैक्ट्स आपके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो याद रखने चाहिए, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे आपके कि जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अलग अलग एग्जाम में UPSC हुआ या फिर आपका कोई भी स्टेट PCS हुआ, तो पहले इनमें जो क्वेश्चंस आते थे वो वन लाइनर होते थे। एक लाइन में दिया हुआ है क्वेश्चन, उसी को आपसे पूछ लिया कि किसका शासन कब तक रहा है, या फिर कोई चीज मिली है तो कहाँ से मिली है। वन लाइन में फैक्चुअल क्वेश्चंस आते थे। अब लेकिन अब क्या हो रहा है? अब चेंज हो रहा है। तो पहले आप इस क्लास को समझिए कि कैसे क्या चीजें हुई थी कहानी के तौर पर। उसके साथ साथ में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और इस क्लास की जो PPT है या क्लासेस की आपकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है कि सर कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। तो नोट्स भी यहाँ पर आपको बताए जाएंगे किस तरीके से आपको बनाने हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की हम क्लास हमारे हिस्ट्री की। कहते किसे हैं हिस्ट्री? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कहते किसे हैं। अच्छा, उससे भी पहला क्वेश्चन कि सर हम पढ़ क्यों रहे हैं, उसका आंसर ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। किस लिए पढ़ रहे हैं? बोले विभिन्न एग्जाम में ये पूछा जाता है। अलग अलग एग्जाम, कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए जिसमें आपका स्टैटिक जीके पूछा जाता है, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रहते ही रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैसे? हम यहाँ पर हैं आपको समझाने के लिए, आपको अच्छे से समझाएंगे भी और साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको आपको याद भी कराएंगे, जिससे आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। और हमारा जो ये फोकस रहेगा कि किस तरीके से सर हम इसको लेके चलें, किस तरीके से पढ़ाएंगे इसको सर। पहले यहाँ आपकी थ्योरी डिस्कशन कर दी जाएगी। पहले आपको एक कहानी बताई जाएगी जो बुक्स में है, उसको आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, समझाया जाएगा। उसके बाद उससे रिलेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए हुए हों, वो आपको यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे। एक क्लास रहेगी, उसके जस्ट बाद उससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिनको हम सॉल्व कराएंगे। ओके, उसके बाद आपका क्लास में एक वीकली टेस्ट भी रहेगा, रिवीजन क्लासेस भी रहेंगी। तो ये सब चीजें रहने वाली हैं। अब आपको क्या करना है, इस क्लास को एकदम फुल्ली फोकस होकर सुनना है, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि आप हम यहाँ समझा रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है, ये नहीं होना चाहिए। ये तभी समझ में आएगा जब हम फुल्ली फोकस्ड होकर सामने बैठेंगे और क्लास को एंजॉय करेंगे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इतिहास, भारतीय इतिहास, जो भारत का इतिहास है। अब कहाँ से शुरू होता है? हम लोग पढ़ते हैं कि पाषाण काल स्टार्ट होता है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आती है, उसके बाद आपका वैदिक पीरियड आता है। तो ये सब सर क्या है? ये क्यों डिवीजन किया गया? हमें जो इतिहास है हमारा, ये अलग अलग पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया? हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको तीन भागों में? एक इतिहास होता है सर, दिया हुआ है कि हाँ इतिहास है, हमें ये पढ़ना है, हमने पढ़ लिया, काम खत्म हो गया। ये हमने अपनी सुविधा के लिए, किस लिए किया है? अपनी सुविधा के लिए, ताकि हमें समझ में आ सके। इंसानों के अंदर यही फितरत ही है, क्या करता है वो? अपने काम को आसान बना लेता है। तो ऐसे ही इतिहास को समझने के लिए हमने क्या किया है, इतिहास को अलग अलग पार्ट में, अलग अलग भागों में उसको बांट लिया है। अब देखिए, जब इतिहास की बात आती है, बीते हुए कल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। तो आया समझ में? एक क्वेश्चन आता है आपका, जैसे
जो इतिहास है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? इतिहास देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? हिस्ट्री। क्या बोलते हैं इसको? हिस्ट्री। तो एच से आपका क्या हुआ? हिस्ट्री, और एच से ही इसके जो जनक का नाम है वो है हेरोडोटस। क्या है? हेरोडोटस। अब ये कहाँ का था? कहाँ का था ये? कभी कभी पूछ लेता है कि ये किस जगह का था, तो आप यहाँ पर आसानी से आंसर दे सकते हैं कि ये कहाँ का था? यूनान का रहने वाला था। कहाँ का था ये? यूनान का। हेरोडोटस, इसको हम बोलते हैं इतिहास का जनक, हेरोडोटस को। ओके, इसका ओरिजिन भी हमने बता दिया। ये कौन था? यूनानी था। समझ में आया? इसको क्यों इसको बोला जाता है? क्योंकि सबसे पहला काम जब इसने लिखने का स्टार्ट किया था, इतिहास को लिखने का काम जो स्टार्ट किया था वो इसने किया था, इसीलिए इसको क्यों क्या बोला जाता है? इतिहास का जनक बोला जाता है, या इतिहास का पिता इसको बोला जाता है। तो समझ में आया कि इतिहास का पिता क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सबसे पहला जो लिखने का काम हुआ है, इतिहास को लिखने का, जो हमारे पास को लिखने का काम हुआ, वो हेरोडोटस ने किया था, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? इतिहास का पिता बोलते हैं। तो ये आया समझ में। अब हम जो भारतीय इतिहास को, जो काल विभाजन है, इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। एक तरीका तो है हम जिसको पढ़ते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, फिर क्या पढ़ते हैं हम? मध्यकालीन भारत, उसके बाद आधुनिक भारत। ये अब हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। लेकिन उससे पहले क्या है, हम इसका जो भारतीय इतिहास का काल विभाजन है वो 3 खंडों में देखते हैं। एक है हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है सर? हमें समझ में नहीं आया। अब देखो यहाँ पर, प्रागैतिहासिक काल वो होता है ऐसा समय जिसके हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, कोई भी हमें लिखी हुई चीज नहीं मिली है। क्या है? बस जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जैसे आपके औजार मिले हुए हैं उस समय के, वो चीजें बस मिली हुई हैं, कोई लिखित साक्ष्य है ही नहीं, लिखा हुआ कहीं है ही नहीं है। हमारा जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो उसी को हम किस कालखंड में रखते हैं? प्रागैतिहासिक कालखंड में रखते हैं। उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक का मतलब क्या है सर? आद्य ऐतिहासिक का मतलब ये है कि इसमें लिखा हुआ तो मिला है, लेकिन ऐसा लिखा हुआ मिला है कि हम उसे पढ़ ही नहीं सकते हैं। जब उसको पढ़ ही नहीं सकते हैं तो वो उसको हम किस काल खंड में रखेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल में। अब आद्य ऐतिहासिक काल में सर एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल देखिए बेटा, हमारी जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो क्या थी? वो आद्य ऐतिहासिक काल की है। सर क्यों है? क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ हमें मिला भी है ना, अभी उसको हम पढ़ भी नहीं सकते, अभी उसको डिकोड नहीं किया गया है। अभी आप साउथ में एक पॉलिटिशियन है जिन्होंने अभी बोला है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी स्क्रिप्ट को कोई भी डिकोड कर देगा तो उसे इनाम मिलेगा। अभी उसे हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। समझ में आया? इसलिए उसको किस में रखा गया है? आद्य ऐतिहासिक काल में हम रखकर पढ़ते हैं। अब मान लीजिए सर, अब क्या हो कि अगर उस जो लैंग्वेज लिखी हुई है, जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उनके जो साक्ष्य मिले हुए हैं लिखे हुए, अगर उसको डिकोड कर लिया जाता है तो सब क्या उसको भी आद्य ऐतिहासिक बोलेंगे? उसके बाद फिर उसको तब आद्य ऐतिहासिक नहीं बोलेंगे, उस वो फिर किस कालखंड में आ जाएगा? ऐतिहासिक काल में। अब सर ऐतिहासिक काल क्या होता है? ऐतिहासिक काल होता है ऐसा जिसमें लिखित साक्ष्य आपके उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य आपके उपलब्ध हैं, प्रेजेंट हैं, आपको मिले हुए भी हैं, और वो कैसे हैं? पठनीय भी हैं। पठनीय का मतलब क्या है सर? पढ़ा जा सकता है, उन्हें पढ़ा गया है, और उसी बेसिस पे, उसी आधार पे हमारा जो इतिहास है वो लिखा गया है। समझ में आ गया? ये आद्य ऐतिहासिक भी किस पर बेस्ड है? केवल पुरातात्विक साक्ष्यों में। पुरातात्विक साक्ष्य क्या है सर? जो अलग अलग समय पे जो खुदाई करके कुछ आपके मिले हुए हैं, उपकरण मिले हुए हैं, कुछ मनके मिले हुए हैं, कुछ बर्तन मिले हुए हैं, वही आपके क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य हैं। अब पाषाण काल में क्या होगा? अब पाषाण का मतलब क्या है? देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है? प्रागैतिहासिक काल का एग्जाम्पल है आपके पाषाणकालीन सभ्यता। मतलब जो भी आपका पाषाण काल है, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। जब आप हिंदी में पर्यायवाची भी पढ़ते हैं तो उसमें एक पर्यायवाची पाषाण भी होता है। तो किसका पाषाण पर्यायवाची होता है? पत्थर का। तो उसी को हम बोलते हैं पाषाणकालीन सभ्यता। मतलब क्या हुआ था सर इसके अंदर? इसके अंदर ये था, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे थे उसमें किसके यूज हो रहे थे? पत्थर के। शिकार करना है तो भी पत्थर का यूज करके करता था ये स्टार्टिंग में। इसमें अब आगे हम देखेंगे इसको कि कैसे हम इसको पढ़ेंगे। तो ये समझ में आया कि हमारा जो प्रागैतिहासिक काल है ऐसा काल है जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिला है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही हमें मिले हैं।
फिर और इसका एग्जाम्पल क्या है, आपकी जो पाषाण कालीन सभ्यता है वो इसका एग्जाम्पल है। दूसरा क्या था, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है, आदि चीज है। आदि चीज कैसी, मतलब लिखी हुई चीजें तो मिली लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है, पढ़ ही नहीं पाए उनको, तो वो आपका किसमें हो गया, आद्य ऐतिहासिक काल। अब फिर आद्य ऐतिहासिक काल का सर एग्जाम्पल बताइए, सर क्या है एग्जाम्पल, सिंधु घाटी सभ्यता। फिर उसके बाद आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है, उसमें जो चीजें आपको मिली हैं लिखी हुई उनको हम पढ़ भी सके हैं, तो वो आपका क्या हो गया, ऐतिहासिक काल। अब देखो ये आपका लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है ये चीजें। आया भाई ये समझ में। अब आगे शुरू करते हैं। अब क्या है, अब जो भारत का इतिहास है, अब इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास। क्या है ये, अब ये किसकी बात कर रहे हैं हम, इतिहास की, प्राचीन भारत का इतिहास। अब प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज पढ़ेंगे, अभी हम आगे देखने वाले हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल से बता दे रहे हैं, जो पाषाण कालीन सभ्यता है, अब इसमें क्या था, जो पाषाण काल था उसमें जो मानव था वो कैसा था, एकदम आदमखोर टाइप का। बस उसे किससे मतलब था, बस खाना बदोश था, वो खाता था, उसका काम बस यही था कि किसी तरीके से उसको क्या मिल जाए, भोजन मिल जाए। बस वो भोजन खाकर ही, कंदमूल फल खाकर, जो वनों में रहता था, घर तो था नहीं उसके पास, वनों में रहना या गुफाओं में रहना, इस तरीके का। आगे हम देखेंगे धीरे धीरे जब उसके पास समय मिलेगा, पहले क्या करेगा, वो रहना शुरू करेगा। अब रहना शुरू करेगा तो साथ साथ में वो खेती करना शुरू करेगा। अब जब जब खेती करना शुरू करेगा तो खेती करने के बाद उसको टाइम बचेगा कुछ ना कुछ। अब टाइम के बाद क्या होगा, जैसे बरसात का समय होता है, अब बरसात के समय में खेती नहीं होती है, उस समय समय मिलेगा तो वो गुफाओं में क्या करेगा, अलग अलग पेंटिंग्स बनाएगा, चित्र बनाएगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, इसी तरीके से मानव का विकास। अब आगे देखो इधर, ये हुआ आपका फिर मध्यकालीन भारत इतिहास। अब जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो आपका पाषाण काल से लेके मध्यकाल तक है। अब मध्यकाल में सर कहाँ तक, जब मुस्लिम आक्रमण आते हैं उससे पहले का काल है। ठीक, अब जैसे ही मुस्लिम आक्रमण हमारे भारत पर होता है तो उसको हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। किसमें पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। जब आपके यूरोप, ये क्या बोलते हैं, मुस्लिम आक्रमण भारत पर, जो मुस्लिम आक्रमणकारी होते हैं वो भारत पर आक्रमण करते हैं, उसको हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं। फिर आधुनिक भारतीय इतिहास कब से हम पढ़ते हैं, तब से पढ़ते हैं जब से यूरोपियन, जो यूरोपियंस आते हैं ना अलग अलग टाइम पे। सबसे पहले आप लोग देखते होंगे कि सर भारत की खोज हुई। भारत की खोज किसने की, सब लोग पढ़ते हैं कि वास्को डी गामा ने की, वास्को डी गामा ने। ऐसा नहीं है कि भारत की खोज हुई, भारत कहीं खो गया था, उससे पहले भी तो भारत था ना। तो ऐसा नहीं है कि भारत की खोज की, उसने समुद्री मार्ग की खोज की थी, ना कि उसने भारत को कैसे खोजा था, समुद्री मार्ग के थ्रू उसने खोजा था। उससे पहले भी भारत से ट्रेड होता था यूरोप का। आया समझ में। तो ये आप देखो पुर्तगीज आए थे अलग अलग, फिर डच, फ्रेंच, और फिर इंग्लिश, ब्रिटिश आए। ये इनका एक क्रम है, उसको हम किस में पढ़ेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास में। और कब तक पढ़ेंगे इसको, आजादी के समय तक, तब तक हम इसका देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास। तो देखो इधर, जैसे प्राचीन भारत के इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पाषाण काल। सर पाषाण काल क्या होता है, अभी हमने आपको बताया क्या है इसमें, पत्थर का यूज, किसका यूज हो रहा है, पत्थर का यूज हो रहा है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं सैंधव सभ्यता और संस्कृति। अब देखो सभ्यता क्या है, अब किसी भी मानव को हम सभ्य कब बोलते हैं, जब वो पढ़ना लिखना जानता हो, उसी को हम बोलते हैं क्या, सभ्य मानव। ठीक, अब ये सैंधव सभ्यता हुई, सैंधव संस्कृति हुई, इसको हम देखेंगे। उसके बाद हमारा वैदिक काल। वैदिक काल आता है। अब देखो वैदिक काल क्या होता है, वैदिक काल में हम अलग अलग वेदों के बारे में पढ़ेंगे कि ऋग्वेद होता है, आपके 4 वेद हैं, कौन कौन से वेद हैं, देखिए किसको पता है अभी कमेंट्स में आंसर देगा जल्दी से। उसके बाद हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, कौन उनकी माता थी, कौन उनके पिता थे, उन्होंने क्या योगदान दिया। फिर देखेंगे हम जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म अलग अलग तीर्थंकर होते हैं, कौन कितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर होते हैं, उसमें से कुछ इंपोर्टेंट है, 24 के 24 आपको नहीं याद करने हैं, समझ में आया। तो हम जैन धर्म के बारे में देखेंगे। उसके बाद हमारा जो शैव धर्म है, शैव धर्म जो शिव को मानते हैं, भागवत धर्म के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो राजनीतिक दशा थी भारत की वो कैसी थी। अब उसके बाद आपके जो यूनानी आक्रमण अभी हमने आपको बताया है, उससे पहले जो आपके यूरोपियन आते हैं, उससे पहले भी जब हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे, उससे पहले कौन आते हैं, यूनानी आक्रमण करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चाणक्य के बारे में सब लोग जानते हैं, तो वो हम किस में पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर काल। उसके बाद गुप्त साम्राज्य आता है, गुप्तों को पढ़ेंगे। उसके बाद गुप्तोत्तर युग पढ़ेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। बीच बीच में हम ये बताते रहेंगे कि ये हमें जो जानकारी मिल रही है वो कैसे मिल रही है, कौन कौन से सब स्रोत हैं, तो बीच बीच में हम आपको बताते रहेंगे क्या क्या आपको पढ़ना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है वो आपको इंपोर्टेंट टॉपिक्स
कुछ ना कुछ हर एक में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताते रहेंगे। ओके, फिर दक्षिण भारत में पढ़ेंगे, ये सारा काम हम उत्तर भारत में देखते हैं। फिर दक्षिण भारत में आपके हुए चोल हुए, चालुक्य हुए, पल्लव हुए, संगम युग हुआ, इन सबको हम देखने वाले हैं। फिर प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, यही आपको बताया स्रोत क्या होता है। फिर आपके पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल से पहले का जो काल है उसके बारे में हम देखने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास में। तो यहाँ तक समझ में आया कि सर हम प्राचीन भारत में क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक, एक बार देख लीजिए फिर से फटाफट। सबसे पहले हम देखेंगे जो आपका पाषाण काल है, पत्थर का काल में मानव ने किसका प्रयोग किया है, पत्थरों का प्रयोग किया। उसके बाद जो हमारी आती है सैंधव सभ्यता, जिसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, अलग अलग देखिए नगर बने होते हैं। उसकी जो नाली की व्यवस्था थी इतनी ज्यादा एडवांस थी, आजकल के शहरों की भी नहीं है। फिर उसके बाद वैदिक काल आता है, वो सभ्यता खत्म हो जाती है, उसके बाद आपका वैदिक काल शुरू हो जाता है। फिर अलग अलग धर्म आते हैं, बौद्ध धर्म आते हैं, फिर जैन धर्म आता है, जैन धर्म में अलग अलग तीर्थंकर हैं। फिर शैव धर्म, भागवत धर्म, शिव को मानने वाले को क्या बोलते हैं उनको हम पढ़ेंगे, कृष्ण को मानने वाले को क्या बोलते हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। फिर जो राजनीतिक दशा है वो कैसा है, शासन व्यवस्था, राजनीतिक दशा का मतलब शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी उसमें हम देखेंगे। फिर यूनानियों के जो आक्रमण हुए हैं अलग अलग, जैसे कुषाण आते हैं, हिंदी यूनानी जिसको हम बोलते हैं, कभी आपने पढ़ा होगा, शक है, कुषाण है, इनको हम पढ़ेंगे। जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य कैसे बना, फिर मौर्योत्तर काल, गुप्तों के बारे में, और स्थापत्य कला मतलब कला का विकास कैसा हुआ, कला कैसी थी उस समय की। प्राचीन भारत में जो भी कला का पूरा रूप है उसको हम यहाँ पर आपके सामने रखने वाले हैं। साथ साथ में हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत में इस समय क्या क्या हुआ था। उसके बाद प्राचीन साहित्य, साहित्यकार कि जैसे हमारा इतिहास लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, किस किस ने इसमें योगदान दिया है। अब देखिए इतिहासकार ऐसा तो है नहीं जो आज के लिखने वाली, जो बुक्स लिखी गई है ना ये तो अभी 100 साल या 150 साल 200 साल के बीच में लिखी गई हैं, जो भी किताबें लिखी गई हैं। लेकिन ये लिखने का जो आधार था, जो सोर्स था, तो पुराने टाइम में जितने भी आपके अलग अलग दरबारियों के कवि रहते थे वो कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। वो तो राजा के बारे में अच्छा अच्छा लिखेंगे। अब जो राजा से क्या होगा, जलेगा, या फिर जो ईर्ष्या करेगा तो वो क्या होगा, राजा के बारे में खूब बुराइयां लिखेगा। तो इतिहासकार जब लिखता है तो दोनों चीजों पर ध्यान देता है वो, कि उसके बारे में क्या क्या अच्छी बातें लिखी हुई हैं और किसने बुरी बातें लिखी हैं या खराब बातें लिखी हैं, उनके बेसिस पे वो अपना एक निष्कर्ष निकालता है, उसी को किताब में लिख। अब हमारा शुरू होता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। अब मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अब कहानी को आगे समझो। हमने देख लिया कि मानव जो था वो क्या था, पत्थरों का प्रयोग करने वाला था। अब पत्थरों का प्रयोग करने के बाद उसने जो शुरू किया था, आदमखोर मानव था, ठीक है, खाना बदोश था, बस उसे खाने से मतलब रहता था, शिकार करता था, कंद मूल फल खाता था। उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसने नगरों को में चेंज किया, ठीक है, खुद को किसमें चेंज कर लिया, अलग सभ्यता बनी, कौन सी, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। फिर नगरों के बाद फिर से गांव बसने लगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, अलग समय का। फिर ऋग्वेदिक काल, आर्य, जिसमें हम पढ़ेंगे कि आर्य कौन होते हैं। किसी ने अगर महाभारत देखी होगी तो महाभारत में क्या होता है, कृष्ण जी अर्जुन को क्या बुलाते हैं, हे आर्य, बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं, पार्थ बुलाते हैं, आर्य भी बुलाते हैं। तो वो चीज भी किसमें है, आपका वैदिक काल में है। उसके बाद हम देख रहे हैं बुद्ध को पढ़ रहे हैं, जैन धर्म को पढ़ रहे हैं, भगवत धर्म पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो कहानी शुरू होती है वो जब जो विदेशी हैं, यूनानी हैं, वो आक्रमण करते हैं भारत पे। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ते हैं अलग अलग वंश, जैसे हमारा गुलाम वंश हुआ, खिलजी वंश हुआ, तुगलक वंश हुआ, लोधी वंश हुआ। इनको ये सब हम दिल्ली सल्तनत के अंदर पढ़ने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत में मतलब जो मेन सेंटर था ये किसको बनाते हैं, दिल्ली को बनाते हैं। जितने भी आपके यूनानी हैं वो आके किसको सेंटर बनाते हैं, दिल्ली को। लाहौर भी बनता है बीच बीच में, लेकिन जो मेन काम है वो दिल्ली को बनाया जाता है। तो इसी को हम देखेंगे आगे कि दिल्ली हमारी राजधानी बनता है, क्यों बना हुआ है, जबकि मिडिल में भी नहीं है, मिडिल में आपका मध्य प्रदेश है। अगर इस तरीके से देखा जाता तो मध्य प्रदेश में कोई ना कोई राजधानी होनी थी, लेकिन दिल्ली है, वो सेंटर बना लेते हैं आके, कि क्यों होता है ये सब चीजें, ये हम देख लेंगे। इसी में अलग अलग वंश है, ये गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी। अब इसमें हम साथ साथ में देखेंगे विजयनगर साम्राज्य साउथ में होता है। ये हम नॉर्थ भारत की बात कर रहे हैं, उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। दिल्ली उत्तर में आता है और विजयनगर साम्राज्य ये नीचे वाला पार्ट है, जो कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु हुआ, महाराष्ट्र हुआ, इन सब का पार्ट रहता है। तो ये हमारा विजयनगर साम्राज्य हुआ। फिर दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत के बारे में यहाँ पर अलग अलग वंश पढ़ेंगे। वंश में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं जो किस शासक ने कितने समय तक राज्य किया और कौन कौन सा क्रम था उन। उसके बाद में प्रशासन व्यवस्था। अब प्रशासन व्यवस्था मतलब वहां पर जो शासन होता था वो किस तरीके से किया जाता था, उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का प्रशासन।
और उसी के बाद हम जो आपकी दिल्ली सल्तनत की कला थी, स्थापत्य था, अलग अलग जो दिल्ली में जैसे कि लाल किला बना हुआ है, ये सर कैसे बना है, किसने बनाया है, पूछा जाता है ना क्वेश्चन, ऐसे ही पूछा जाता है ताजमहल के बारे में। तो ये सारी जो कला थी, ये स्थापत्य कला थी, ये कैसे विकास हुआ इसका, किस किसने क्या क्या योगदान दिया, उसको हम देखेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में। उसके बाद साहित्य, ठीक है, लिटरेचर है। अब लिटरेचर क्या है, उसमें किसने क्या क्या चीज लिखी है, अलग अलग वहाँ पर राइटर थे, लेखक थे, उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है वो, और दिल्ली सल्तनत में जो मिसलेनियस पॉइंट है, विविध है, उसको हम देखेंगे। फिर उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो आपका नॉर्थ इंडिया था, उत्तर भारत था, उसमें जब आक्रमण हुए, दिल्ली सल्तनत जब बिखरने लगा, टूटेगा वो एक समय पे, देखिए क्या होगा, केंद्र में सबसे मोस्ट पावरफुल शक्ति बैठेगी, जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति होगी। अब जैसे वो सुपर पावर है, जो केंद्र में शक्ति बैठी हुई है, वो अगर कमजोर होगी, तो जो छोटे छोटे आपके राज्य हैं वो अपने आप को अलग करना शुरू कर देंगे। तो यही दिया हुआ है कि उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। अब जब सेंटर में ही चीजें कमजोर होंगी, तो जो आसपास की चीजें हैं वो क्या होगा, बिखरेगा ही बिखरेगा। देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए आपके घर में, आप समझिए, हेड होगा कोई ना कोई, कौन है हेड, जैसे अभी या तो आपके पिताजी होंगे, या पिताजी भी नहीं है तो पिताजी से ऊपर कौन होंगे, अगर दादाजी हैं आपके घर में तो दादाजी होंगे। कुछ भी काम के होगा तो किसकी किसकी परमिशन से होगा, आपके दादा की परमिशन से होगा, है ना, कि दादाजी ने बोल दिया कि आज ये होने वाला है तो ये होगा। या फिर घर में क्या बनेगा आज, अगर दादा ने डिसाइड कर दिया तो वही बनेगा, चाहे किसी को वो पसंद हो या ना हो। तो ये क्या हुआ, जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है, जो केंद्र में शक्ति है, वो हमारी क्या है, पावरफुल है। अब सोच लीजिए कि अगर वो नहीं हुए, दादाजी अगर मान लीजिए घर पर नहीं हुए, तो क्या होता है, सब अपने अपने मन का चलाते हैं नहीं चलाते हैं, ठीक। तो वैसे ही क्या होगा, अब जब सेंटर में अथॉरिटी, केंद्र में शक्ति नहीं रहेगी, तो सब अपने अपने मन की चलाएंगे। उसी को हम पढ़ेंगे उत्तर भारत। उत्तर भारत में भी, और दक्कन, दक्कन मतलब यहाँ पर ये बीच वाला पार्ट हो जाता है कुछ। भारत में जो भक्ति आंदोलन होते हैं, सूफी आंदोलन होते हैं, इनको हम देखने वाले हैं। जैसे आपने भक्ति आंदोलन में पढ़े होंगे, कबीर जी के बारे में, मीराबाई के बारे में, रहीम के बारे में पढ़ते हैं ना। तो वही सब चीजें हम इसमें देखने वाले हैं कि भक्ति और सूफी आंदोलन कैसे किया, मतलब क्या हुआ था इस दौरान। फिर मुगल वंश आता है। उसके बाद जब आपकी दिल्ली सल्तनत कमजोर होती है, तो दिल्ली सल्तनत के बाद कौन सा वंश आता है, पहले तो आपके छोटे छोटे राज्य बनेंगे। अब वो छोटे छोटे राज्य बनने पे फिर से एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी बनेगी, केंद्र में फिर से शक्तिशाली शासन आएगा। कौन आता है फिर, मुगल वंश। मुगल वंशों में कौन आता है, सबसे पहले देखते हैं बाबर। बाबर के बाद हुमायूं आता है, शेरशाह रहता है, अकबर, जहांगीर, ये सब आते हैं। ये सब शासन करते हैं, ठीक है, भारत पर आकर। तो इनको हम पढ़ने वाले हैं। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो सरकार है वो चेंज ला रही है, कुछ कुछ चैप्टर्स आपके क्या कर रही है, हटा रही है, ठीक है, बुक्स से। लेकिन आपको क्या करना, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें इसलिए पढ़ना है। यहाँ पर क्लियर रखिएगा माइंड में कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, सर ये हमारे एग्जाम में आने वाले हैं इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। वो समझ के नहीं पढ़ना है कि जबरदस्ती, एग्जाम में आते हैं और एक मार्क्स, एग्जाम में आपका अगर एक मार्क्स इधर से उधर हुआ तो आप एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। तो हमें कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, समझ के उसको पढ़ना है। जहांगीर हुआ, शाहजहां है, शाहजहां ने क्या बनाया था, देखो यहाँ तो सामने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देख रहे हैं आप। औरंगजेब, ये हम सब क्या है, ये अलग अलग जो आपके प्रशासक हैं, शासन करने वाले हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्रम पढ़ेंगे कि किसके बाद क्या आया, उसने क्या क्या चेंजेस लाए, तो वो हम प्रशासन के अंदर पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने जो शासन किया था भारत के ऊपर, वो किस तरीके से किया था। यहाँ तक समझ में आया। फिर उसी के बाद उसके संगीत और उसकी चित्रकला के बारे में देखेंगे। तो हमारा जो सीक्वेंस है वो कैसे चल रहा है, सबसे पहले हमने जो पाषाण काल देखा था, जब मध्यकालीन भारत के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मध्यकालीन भारत के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम किस किसने शासन किया ये हम देख रहे हैं। उसके बाद शासन करने के बाद जो वंश थे, उन्होंने किस वंश में, किस क्रम में उन्होंने शासन किया ये देखेंगे। उसके बाद उनका प्रशासन कैसा था, किस तरीके से उन्होंने भारत पर शासन किया। ऐसा तो है नहीं कि कमजोर शासक रहेगा तो वो प्रशासन संभाल लेगा, नहीं ना, इसको हम देखने वाले हैं। उसके बाद उसके समय में जो स्थापत्य कला है, जो अलग अलग जैसे आर्किटेक्चर है, ये बना हुआ है, ये किस तरीके से बना हुआ है, कौन कौन से उसमें उसने बनाए हैं, चित्रकला में उसने क्या योगदान दिया, पेंटिंग्स में क्या क्या चेंजेस हुए, तो वो हम देखने वाले हैं। और फिर ऐसी लिटरेचर, कुछ ना कुछ उस समय के लिटरेचर लिखा गया होगा, तो वो भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद जो भी चीज बची हुई है वो हम सबके मिसलेनियस में देखने वाले हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद सिख संप्रदाय,
देखते हैं सिखों का, कि सिख संप्रदाय किस तरीके से आया, उसने क्या किया है यहाँ पर, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर साथ में हम देखेंगे मराठा राज्य, जो मराठा थे, अलग अलग राजपूत थे, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। और फिर उसके बाद जब ये मुगलों के शासन, ये सब साथ में चल रहा है, ये अलग अलग नहीं है, मुगल भी उसी समय शासन कर रहे हैं, उसी समय साइड में आपके सिख भी आ जा रहे हैं, मराठा भी आ जा रहे हैं उसी समय, तो ये सब साथ में चलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक पूरा एग्जैक्ट में खत्म हो गया दूसरा शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, साथ साथ में शासन करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए, जो लोग गांव में रहने वाले हैं वो इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। देखिए आप गांव में देखिए, अभी भी जो घर होते हैं वो कैसे रहते हैं, अब तो पक्के हो गए, शुरू हो गए, लेकिन क्या होते हैं, कच्चे घर रहते हैं, मिट्टी की दीवारें बनी हुई होती हैं, छप्पर पड़ा हुआ होता है भूसे का, है ना, सर क्या बोलते हैं, छत पड़ी हुई होती है, इस तरीके से देखते हैं तो भूसे का रहता है। वहीं आप जब शहर का कंपैरिजन करेंगे तो शहर में आप देखेंगे इतनी इतनी ऊंची बिल्डिंग, मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग बन जाती है, अलग अलग कितने सारी मंजिलें बना जाती हैं, 100 मंजिलें बना रहे हैं, बनाते हैं इस तरीके। लेकिन गांव में मैक्सिमम आप देखेंगे 1 मंजिला, 2 मंजिला या 3 मंजिला रहेगा, इससे ऊपर नहीं बन जाते हैं। तो ये क्या होता है, जब हम देखेंगे दोनों का विकास तो हम बोलेंगे कि शहर एडवांस हो गए, गांव एकदम पीछे हैं अभी भी, लेकिन दोनों अभी प्रेजेंट में है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ पर जो बता रहे हैं आपको, जब शासन होता है इन सब का, मुगलों का, सिखों का, मराठों का, तो ये साथ में ही करते हैं, लेकिन इनका जो क्षेत्र होता है वो अलग अलग होता है, और इसी वजह से इनके बीच में क्या होता है, बैटल होती है अलग अलग। कौन कौन सी बैटल होती हैं ये भी हम देखने वाले हैं। आया बेटा यहाँ तक समझ में कि मुगल साम्राज्य का फिर विघटन कैसे होता है, मतलब जो सुपर पावर थी बनी हुई, मुगल थे, वो शासन कर रहे थे भारत पर, वो किस तरीके से कमजोर होते हैं, कमजोर होने के बाद कैसे आपका जो ब्रिटिशर्स है वो आते हैं और यहाँ पर भारत की सत्ता को अपने हाथों में ले लेते हैं। तो इसी के बाद हम शुरू करेंगे कौन सा, आधुनिक भारत। तो ये कहानी समझ में आई अभी तक, क्या हमने आपको समझाया है। फिर हम देखते हैं ये आधुनिक भारत का इतिहास। अब आधुनिक भारत का इतिहास में हम क्या पढ़ने वाले, अब यूरोपीय हैं, अलग अलग आते हैं, पुर्तगीज आते हैं, डच आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, अंग्रेज आते हैं ना सब, इनका एक क्रम रहता है। अब क्रम रहने के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर फैक्ट्री बनाई थी। अब फैक्ट्री क्या होती है, तो ये फैक्ट्री जब हम आपको चैप्टर समझाएंगे तब उसमें बताएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है, अलग अलग नवाब रहते हैं बंगाल के, उनके बारे में देखेंगे। फिर क्षेत्रीय राज्य कौन कौन से, जैसे पंजाब हुआ, मैसूर हुआ, अलग अलग गवर्नर जनरल रहते हैं, गवर्नर रहते हैं पहले, फिर कैसे नाम चेंज होता है, गवर्नर जनरल बनाया जाता है, फिर वायसराय होते हैं, वायसराय क्यों कहा जाता है उन्हें, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, तभी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी ये कहानी। उसके बाद किस तरीके से जो ब्रिटिश शासन ने हमारे भारत पर जो शासन करना शुरू किया था, तो उसमें हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा। जैसे आप बोलते हैं ना कि अभी भारत की अर्थव्यवस्था इस किस नंबर पे पहुंच गई है, 5वें नंबर पे पहुंच गई है, फिर हम तीसरे पे लेकर आएंगे, उसको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। किस तरीके थी, अच्छी थी। जब यहाँ पर आए थे तो लगभग जो भारत का व्यापार होता था, तो भारत एक्सपोर्ट करता था, मतलब वो निर्यात करता था 33%। अगर इस समय की बात कर रहे हैं जब ब्रिटेन ने यहाँ पर आक्रमण किया, मतलब यहाँ पर आकर उसने शासन शुरू किया था, उससे पहले की बात कर रहे हैं, तो उस समय भारत पर क्या होता था, कहीं ना कहीं निर्यात हो रहा है, 100 रुपए का निर्यात हो रहा है, तो उसमें 33 रुपए अकेला भारत निर्यात करने वाला था। और आज देख लीजिए मुश्किल से 1%, 2%, 3% इस तरीके का रहता है। और कहाँ पर क्या रहता था, देख रहे हैं आप, 33% अकेला भारत निर्यात करता था। मतलब कोई भी सामान विदेश में अगर जाता था तो कहाँ से होके जाता था, भारत में बना हुआ सामान। और आज जो हो रहा है देखिए आप, मेड इन चाइना देख लीजिए, अलग अलग कंट्री से। मेड इन इंडिया में अब भारत ने शुरू अच्छी पहल कर दी है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट जैसे। अब देखिए आगे, फिर उसके बाद जो 1857 की क्रांति होती है, उसके पीछे कारण क्या थे, कि जिसके कारण जो 1857 की क्रांति हुई थी उसको हम देखने जा रहे हैं, उसको समझाएंगे। उसके बाद अन्य जन आंदोलन, जो अलग अलग छोटे छोटे आंदोलन होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि 1857 की क्रांति पे फर्स्ट टाइम, इससे पहले भी तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे आपके आक्रमण हुए होंगे, उनको भी हम देखने वाले हैं। अब किस तरीके से जो ब्रिटेन ने भारत पर आकर शासन शुरू किया, इससे पहले जो कंपनीज आई थी उनका किस तरीके से सफाया हुआ यहाँ से, उनको हम देखने वाले हैं। फिर आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, अब शिक्षा का किस तरीके से विकास हुआ, ये हम देखने वाले हैं। तो यहां तक समझ में आया कि हम ये कहानी आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से हम ये इस क्लास को, इतिहास को लेकर चलने वाले हैं। तो इस कहानी को ध्यान में रखिएगा।
जो जो चैप्टर्स हम आपको बता रहे हैं, जो जो टॉपिक बता रहे हैं, तो ये एक पूरा एक क्रम है, सीक्वेंस है। अब इसको ध्यान में रखेंगे तभी आगे की कहानी याद आएगी, समझ में आएगी आपको। फिर आधुनिक और क्या पढ़ेंगे, देखो जब हम शिक्षा का विकास देखेंगे, साथ में प्रेस का विकास देखेंगे, फिर अलग आपके जो धार्मिक सुधार हैं, जो समाज में जो कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए अलग अलग जो आपके नेता थे, अलग अलग जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने अलग अलग योगदान दिया, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये कब बनी थी? 1885 में बनी थी। तो इससे पहले ऐसे कौन कौन से संगठन थे, संस्थाएं थी जो काम कर रही थी? ऐसा थोड़ी है कि उस दिन डिसाइड हुआ चलो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाते हैं। उससे पहले छोटे छोटे दल थे, छोटे छोटे दल थे जो मिलके क्या बनाते हैं, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाते हैं। अब इसका नाम उस समय कुछ और रहता है, बाद में चेंज होता है इसका नाम। अब जी किसी को पता होगा वो बताएगा कमेंट्स में। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वही इससे पहले जब जो संस्थाएं थी उनके बारे में, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कैसे आती है, कांग्रेस का फिर बंटवारा होता है गर्म दल और नरम दल में, कि गर्म दल में कौन कौन जो लोग रहते हैं, फिर नरम दल में कौन कौन रहते हैं, इनको हम देखने वाले हैं। फिर आगे जाके ये दोनों क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, गर्म दल और नरम दल फिर से मिल जाते हैं। कहाँ पर मिलते हैं ये भी एक पूछा जाता है कि कब ये अलग हुए थे, कब क्या हुआ था, ये मिले थे, ये भी पूछा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस छोटे छोटे आपसे पूछे जाते हैं। तो ये एक एक लाइन जो यहाँ पर लिखी गई है, इससे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। समझ में आया? आगे फिर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं, अलग अलग कौन कौन से आंदोलन होते हैं उसको हम देखेंगे। फिर भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में तो हो ही रही थी, लेकिन जो भारतीय थे वो विदेशों में जा जाके ब्रिटेन के बारे में बता रहे थे कि ब्रिटेन इस तरीके से भारत का शोषण कर रहा है, और फिर वहां पर लोगों को इकट्ठा करके ब्रिटेन के खिलाफ अलग अलग जगह पर आवाजें उठा रहे थे। उसको हम देखने वाले हैं किसमें, भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां जो हुई हैं। अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप लोगों ने जानते हैं, उन्होंने क्या किया था, बाहर जाकर ही अलग से क्या बनाया था बताइए। फिर उसके बाद देखिए बंगाल विभाजन, बंगाल था इतना बड़ा, देख रहे हैं आप, जो आज का बांग्लादेश है वो वेस्ट बंगाल है आपका जो भारत का राज्य है, और असम का कुछ पार्ट, ये सब क्या होता था बेटा, एक बंगाल प्रोविंस होता था। इसका क्या किया था अंग्रेजों ने, इसको डिवाइड कर दिया था 1905 में, 1905 में। अब जब इन्होंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड का रीजन कुछ और बताया था, करना क्या चाहते थे, बस शासन करना चाहते थे उसके, बस बोल रहे थे कि हम इसको संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उनका बस एक ही काम था कि फूट डालो और राज करो, वो वाली चीज थी। तो यहाँ पर फूट डालने का ही काम किया था। उसके बाद जब ये बंगाल विभाजन हुआ तो स्वदेशी आंदोलन एकदम तेज रफ्तार पर शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का जो सामान था यहाँ पर आके बिकने लगा। अब उसको बीच में आपको समझाएंगे भी कि ब्रिटेन में जो आपका ये औद्योगिक क्रांति हुई थी उसका क्या प्रभाव पड़ा था भारत के ऊपर। फिर स्वदेशी आंदोलन क्यों चला था, स्वदेशी आंदोलन जिसमें गांधी जी भी आगे आके योगदान देते हैं। फिर कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशन होते हैं, जब कांग्रेस पढ़ते हैं ना, जो 1885 में बनी थी 1885 में, तो उसके अलग अलग अधिवेशन होते हैं। वो पूरी रणनीति तैयार करते हैं किस तरीके से काम करना है उसको। फिर मुस्लिम लीग बनती है अलग से, उसी में कांग्रेस से ही टूट के अलग से बनती है मुस्लिम लीग। फिर मार्ली मिंटो सुधार, अलग अलग सुधार होते हैं। दिल्ली दरबार लगता है, भारत की राजधानी पहले क्या होती थी, कोलकाता थी, उसको शिफ्ट किया जाता है दिल्ली में। तो वो किस तरीके से किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसके पीछे भी आपको रीजन बताएंगे। फिर कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी के अंदर मिले थे जो नरम दल था, गरम दल था, जो फूट डली थी कांग्रेस के बीच में, दो ग्रुप बन गए थे। गरम दल कौन होते हैं, एकदम जो जोशीले, एकदम कि हाँ बस आज ही हमें क्या कर देना है, खत्म कर देना है, वो चीज। तो वो गरम दल में शामिल होने वाले थे। और फिर नरम दल वाले जो विनती करते थे, तो वो सब। फिर होम रूल कि भारतीय शासन किस तरीके से होगा उसके बारे में। गांधी जी और उनका प्रारंभिक जीवन, प्रारंभिक आंदोलन कौन सा होता था सबसे पहले गांधी जी का, चंपारण, जब 1917 में शुरू होता है ना, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। उससे पहले भी आए थे गांधी जी, उससे पहले भारत आए थे, लेकिन जब जिस दिन भारत को गांधी जी भारत वापस आए थे विदेश से, 9 जनवरी को आए थे, जिसको हम क्या बनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। तो उसकी थीम बताइएगा इस बार की क्या है, उसको देखकर कि क्या होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस है वो किसने मनाया जाता है। उसके बाद देखो बेटा, ये सब हमने देख लिया। फिर गांधी और उनका प्रारंभिक जीवन, फिर किसान आंदोलन होते हैं अलग अलग, किसान सभाएं बनती हैं, फिर ट्रेड यूनियन अलग, साम्य जो आपका साम्यवादी दल है, रोलेट एक्ट आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919 में, जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है वो।
फिर खिलाफत आंदोलन आता है, असहयोग आंदोलन होता है, स्वराज पार्टी शुरू होती है, फिर साइमन कमीशन आता है, उसका क्या काम था, क्यों बनाया गया था 1927 में, फिर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। अभी हमने देखा कांग्रेस का एक इंपॉर्टेंट अधिवेशन कौन सा था, लखनऊ वाला, और लखनऊ के बाद एक अधिवेशन ये आपके लाहौर में भी होता है। तो ये कांग्रेस क्या करती थी, अलग अलग समय पे अलग अलग, मतलब हर साल के अंत में क्या क्या चीजें हुई, क्या कमियां रह गई, उनको कैसे सुधारा जाएगा, आगे की रणनीति क्या होगी, इसलिए अधिवेशन करती थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, जो कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन है, जैसे आपका लखनऊ वाला हुआ, फिर लाहौर वाले हुए, लखनऊ में सिर्फ एक ही नहीं और भी हुए थे, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये क्या होता है, बिना पूर्वक क्या करेंगे, अवज्ञा करेंगे समान की, कि नहीं जो तुम काम हम बोलोगे हम नहीं करेंगे तुम्हारा, गांधी जी इसको बताते हैं। फिर गांधी इरविन समझौता होता है। फिर कांग्रेस का कराची अधिवेशन अलग से होता है, अभी बताएं लाहौर भी है, लखनऊ वाला भी है, कराची अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है 1931 का। फिर गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें डिसीजन लिया जाता है कि भारत की मांगे हैं शासन करने के लिए, तो वो कौन कौन सी हैं। फिर जो आपका सांप्रदायिक मंचाट होता है, पूना पैक्ट बनता है, समझ में आया। फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी शुरू होती है, फिर प्रांतीय चुनाव होते हैं, मंत्रिमंडल का गठन होता है, जो सरकार बनती है एक छोटी सी। फिर कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, ये क्या होता है। फिर देसी रियासतें अलग अलग थी, उनको कैसे फिर एकजुट करने का काम किया जाता है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसका क्या इफेक्ट पड़ा भारत पर। फिर पाकिस्तान की मांग, जब कहानी हम देख रहे हैं तो पाकिस्तान की मांग भी किस तरीके से होती है, जो आज का पाकिस्तान बना है वो कैसे बना है। फिर हम धीरे धीरे देखेंगे जो बांग्लादेश है वो किस तरीके से आया, वो भी पहले क्या था, पाकिस्तान का ही पार्ट था। जो आज प्रेजेंट में आप देख रहे हैं ना बांग्लादेश, वो पाकिस्तान का ही भाग था। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। क्रिप्स मिशन आता है 1942 में कि किस तरीके से भारत पर शासन करेंगे, उसने कुछ कुछ बातें बताई थी कि हाँ ये चीज रहेंगी, उसको हम देखने वाले हैं। फिर देखिए 1942 में शुरू होता है कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी बोल देते हैं कि अंग्रेजों अब क्या करना है, तुम्हें भारत छोड़ना है। अब यहाँ से आंदोलन शुरू हुआ और फिर कब खत्म होता है, जब अंग्रेज यहाँ से कब जाते हैं, बताइए, छोड़कर। सब लोग को पता होगा ना, ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है और फिर यहाँ से भगाया जाता है अंग्रेजों को। फिर सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान हुआ, उन्होंने क्या किया, आजाद हिंद फौज बनाई थी। फिर कैबिनेट मिशन योजना आती है 1946 में। फिर संविधान सभा बुलाई जाती है। जब डिसीजन हो गया, ये लिया गया कि अब अंग्रेज भारत छोड़ने जा रहे हैं, तो यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो किस तरीके से काम करेगा, यहाँ पर जो शासन करने वाला रहेगा वो कौन रहेगा। तो संविधान सभा बुलाई जाती है, इसमें कौन कौन लोग रहते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान सभा में गांधी जी नहीं रहते हैं संविधान सभा में। और फिर आपका अंतरिम सरकार का गठन होता है, एक मतलब सरकार बना दी जाती है भारत के अंदर, भारत पर शासन करने के लिए 1946 के अंदर। फिर भारत का विभाजन होता है ना, दो पार्ट में टूट जाते हैं, एक पाकिस्तान बन जाता है, ईस्ट पाकिस्तान बनता है, एक वेस्ट पाकिस्तान बनता है। फिर आपका भारत अलग बन जाता है। फिर भारत का संवैधानिक विकास, भारत का जो संविधान बना है उसका क्या प्रोसीजर रहा है, किस तरीके से वो आज आपके सामने प्रेजेंट है, किस तरीके से लिखा गया है, कौन कौन उसमें मेंबर थे लिखने वाले, कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से ली गई हैं, उसको हम दोनों में देखते हैं, इतिहास के अंदर भी देखते हैं और आपकी जो जब राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे उसमें भी हम देखते हैं इसी चीज को, जो भारत का संवैधानिक विकास है। तो ये दोनों में आने वाला। तो यहाँ तक हम देखते हैं जब भारत आजाद हो जाता है, संविधान बन जाता है। ये समझ में आया। हमने जो कहानी देखी थी कि 3 पार्ट में हमने भारत का इतिहास पढ़ने का डिवाइड किया था 3 भागों में, कौन कौन से थे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आपका आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में हमने क्या देखा था, जो पाषाण काल से लेके मध्यकाल तक कब तक, जब तक यूनानी जो आक्रमण करते हैं तब तक का समय रहता है। और जैसे ही फिर मुस्लिम आक्रमण होते हैं, मुस्लिम आक्रमण के बाद फिर जब तक यूरोपीय आते हैं तब तक के भाग को हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में। और उसके बाद जो यूरोपियंस आते हैं, जो सबसे पहले पुर्तगीज आते हैं, फिर डच, फ्रांसीसी, इस तरीके से क्रम रहता है, क्रम आपको बताएंगे। तो वहां से लेके और भारत की आजादी तक के समय को हम आधुनिक भारत के इतिहास में, कहानी हमने एक बार समझ ली किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई हैं, ठीक है। अब आगे हम शुरू करेंगे जो आपका फर्स्ट चैप्टर है पाषाण काल, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तो अभी तक उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताइएगा और लाइक कीजिएगा। और कोई इंप्रूवमेंट अगर आपको लगता है सर ये चीज नहीं बताए हैं, आगे हम उसको बताएंगे। अगर कुछ कमियां लगाई दिखती हैं, आपको कुछ चीज पसंद नहीं आती है, तो कमेंट करके उसमें आप बता सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का ये लेक्चर सुनने के लिए। लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, ये शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।